हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका पार्ट ए बुक है ना, पार्ट वन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लाइक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड वो क्या है? वो आपका है डेफिनेशन। ऑफ कोर्स हम इसको डिस्कस तो करेंगे ही, बट उससे पहले हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? देखो, कोई भी व्यक्ति जब किसी बिजनेस को चालू करता है, वो किस लिए कर रहा है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, राइट? तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? या जब उसको पता करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको उसके पास एसेट्स कितने हैं और उसको किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, राइट? एंड देन क्या उसने सेल्स करी है पूरे महीने में या ईयर में, कितना प्रोडक्ट उसने परचेज किया है, ये सारी चीजें, वो सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया? अब हम इस डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सो जो आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, इन्होंने डिफाइन किया है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्यों बोला है? क्योंकि जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम लिखते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन्स क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप शॉप पे जाओगे तो आप क्या दोगे? उसके पैसे दोगे, और पैसे के बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है? और जब आप पैसे देने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन हुआ। लेट्स से सिर्फ आपने पैसे दिए हैं तो वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपको गुड की डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब है कि जो भी आपका परचेज एंड सेल्स का ये प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल्सो क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा आपके जो गली में या आसपास एक कोई ग्रोसरी शॉप हो उसको इमेजिन करो, ठीक है? अब देखो कि वो जो ग्रोसरी शॉप है उसके ऐसे भी कस्टमर होंगे कि जो लॉन्ग टर्म कस्टमर होंगे, और जो लॉन्ग टर्म कस्टमर होंगे वो क्रेडिट पे भी सामान लेते होंगे, यानी उधारी पे सामान लेते होंगे, राइट? लेट्स से सोहन उनका एक क्रेडिटर है ना? एक ऐसा बंदा है जो उनसे उधारी पे सामान लेता है, और वो जो आपका शॉपकीपर है वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर तो रहा है, डे वन डे टू सारे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ उसको कैसे पता लगेगा कि सोहन को से कितने पैसे उसको लेने हैं? इसको पता करने के लिए ये डेली के ट्रांजेक्शन्स हो तो रहे हैं जहां पे वो सारे ट्रांजेक्शन्स लिख रहा है, इसके अलावा उसको एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा सोहन का। और सोहन जितना भी क्रेडिट पे सामान लेता है उसको वहां पे उसको लिखना पड़ेगा, ताकि जब मंथ का एंड आए तो उसको वो टोटल कर दे, और टोटल करने के बाद सोहन को बता सके कि सी इतना आपका हुआ है और इतना पे कर दो। अगर वो इस अकाउंट को मेंटेन नहीं करेगा तो उसके लिए कितना बड़ा टास्क हो जाएगा ना, कि एक एक पेज को पलटो और उसको देखो कि सोहन ने कब कब परचेज किया है, देन उसको आप सम करो एंड देन उसको बताओ। हो सकता है सोहन के पास इतना टाइम भी ना हो और वो चला जाए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए पहले से ही हम क्या करते हैं, एक अकाउंट से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह पे हम लिखते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लेजर, जो हम सीखेंगे बाद में। बट हाँ, हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग प्लस क्लासीफाइंग, बिकॉज हमें एक अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसके बारे में हमें जानना है। तो चाहे लेट से अगर दुकानदार को अपने वेंडर से उसने सामान लिया है उधार पे, तो उसको कितना पे करना है उसको कैसे पता चलेगा? जब रिस्पेक्टिव वेंडर का वो अलग से एक अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, और जितना भी उधारी पे सामान उससे ले रहा है क्रेडिट पे, वो उसको लिखता जा रहा है, और लिखने के बाद एट द एंड सम करके उसको बता देता है, ठीक है? ऑल्सो समराइजिंग। अब समराइजिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? सी, हमने शुरू में ही डिस्कस किया ना कि कोई भी जब बिजनेस चालू होता है, रन किया जाता है, तो उसका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट एंड लॉस को समझना और एक्शन लेना, ताकि वो उस कंपनी की ग्रोथ हो, उस बिजनेस की ग्रोथ हो, ठीक है? तो समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग क्या करता है? समराइजिंग के लिए हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और दूसरा होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, या लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, और
बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो बिजनेस है वो उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, जिसमें हम एसेट्स लिखते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लिखते हैं, वो हम समझेंगे। बट अभी हम समझ रहे हैं कि समराइजिंग का मतलब होता है तो क्या होता है। तो समराइजिंग का मतलब है जो भी आपने सारे ट्रांजेक्शन्स किए उसका एक निष्कर्ष निकालना कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या है। और इसके लिए हम एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो आप सभी सीखोगे। और ध्यान रखना, ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। लेट्स से कोई हम आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, राइट। पहले लोग गुड्स के बदले गुड्स एक दूसरे को देते थे और एक्सचेंज करते थे, राइट। बट बाद में करेंसी का इंट्रोड्यूस हुआ और सारी चीजें हमें करेंसी के फॉर्म में लिखने लगे। क्यों? क्योंकि वो इजी हो गया। अब लेट से किसी ने राइस लिया आपसे और उसका प्राइस है 400, लेट से 400 रुपए का, एंड देन किसी ने व्हीट लिया 200 का, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया लेट से 200 का। अब आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा ना, 600 हो गया, 600 उससे पेमेंट लेना है। बट अगर यही हम इसको राइस को किलो में लिखें, लेट से 4 किलो, और यहाँ पे लेट से 6 किलो, या लेट से 5 किलो का प्राइस यहाँ पे आपका 200 है व्हीट का, ठीक है। तो क्या मैं उससे क्या बोलूंगा कि 4 किलो आपने राइस लिया है तो 4 किलो राइस दे दो मुझे? इस तरीके से बिजनेस आजकल नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉनेटरी टर्म में लिखें। नाउ ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, है ना, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए। अब फाइनेंशियल करेक्टर का क्या मतलब है? यानी पैसों से जुड़े होने चाहिए, पैसों से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, लेट्स से एक कंपनी है एबीसी, ओके। एबीसी में एक एम्प्लॉय है राम। राम बहुत ही ज्यादा मेहनती है और राम की वजह से कंपनी का हर साल 5% का ग्रोथ होता है, और ये ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है। और लेट से किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसका ओनर से, और राम लीव कर देता है कंपनी को। अब क्योंकि राम ने कंपनी को लीव किया है, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा यहाँ पे, राइट। हो सकता है कि उसको इतना इफेक्टिव वापस से मैनेजर ना मिले, या ऐसा एम्प्लॉय ना मिले, और जिसकी वजह से उसको लॉस भी करना पड़ सकता है। पर इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड ही होने चाहिए, यानी जिसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? अब देखो, इसके बाद एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? सी, आपको पता चल गया प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आपको पता चल गया बिजनेस की पोजीशन क्या है। अब आप डिसीजन लोगे कि प्रॉफिट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कम बिक रहा है। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है उसका स्टॉक आप ज्यादा मेंटेन करोगे, और जो प्रोडक्ट कम बिक रहा है उसका स्टॉक कम कर दोगे, यानी उसको कम खरीदोगे। सिंपल सा बात है, राइट। तो इस तरीके से इन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। सो एक बार वापस से इसको समझ लेते हैं। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, then classifying means grouping all the transactions related to one person or one business, ठीक है। फिर हम उसको समराइज करते हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। और इसको करने के लिए हमें एक सिग्निफिकेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है, और सारे ट्रांजेक्शन्स आपके मॉनेटरी फॉर्म में होने चाहिए, और सारे ट्रांजेक्शन्स पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। एंड एट द एंड जो भी आप रिजल्ट्स वहां से लाते हो उसको इंटरप्रेट करके जो आपका बिजनेस है वो डिसीजंस लेता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें सीखने को मिला हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में आप तक पहुंचा पाऊं, और जो भी सीखने को मिला आप इसको लाइक करो और कमेंट करो। एंड स्टिल अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल क्रिएट अनदर वीडियोस टू सॉल्व दैट। ओके, so please like and subscribe and see you in the other video. Thank you.